ठंड का दिन था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। कुलदीप अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था। शो 12 बजे रात को खत्म हुआ। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से कुलदीप उसी फिल्म के बारे में सोचता हुआ रास्ते पर चल रहा था। कुलदीप रास्ते में छोटी छोटी आवाजों से भी डर जा रहा था। डरे भी क्यों नहीं, आखिर फिल्म थी ही इतनी डरावनी। लेकिन उसका घर अभी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। कुलदीप बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, मैं उसे कैसे पार करूंगा। यही सोचते सोचते शमशान नजदीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसे गेट के पास किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनकर वहीं रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज लगातार आ रही थी। कुलदीप को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ पर, कौन रो रहा है? पर कुछ भी जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुलदीप को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई हो, इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अचानक उसकी नजर एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए रो रही है। कुलदीप उसके पास चला गया और उसे चुप होने के लिए कहा, पर उसने रोना जारी ही रखा। कुलदीप ने पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले, वो भी इतनी रात को, क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर भी लगातार रोती रही। ये देखकर कुलदीप को बहुत बुरा लगा और उस बच्ची पर तरस भी आ गया। वो आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वो एकदम से सहम जाता है, क्योंकि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ था। सो सिर से पांव तक कुलदीप सिहर जाता है। वो अपनी जैकेट उतार कर उस बच्ची के पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए कहने लगती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। कुलदीप ये सुनकर कहता है, अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही वो लड़की कहने लगी, मेरे माता पिता ने ही तो मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। कुलदीप ने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों चले गए तुम्हें वो यहाँ छोड़कर, और कहाँ चले गए? वो लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए। उसके इस जवाब को सुनकर कुलदीप हक्का बक्का रह गया। कुलदीप को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या। वो बच्ची कहने लगी, उन दोनों के कब्र के बीच में ही मेरा कब्र भी है, चलो दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए कुलदीप की तरफ आगे बढ़ने लगी। कुलदीप उसका चेहरा देखकर डर गया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। कुलदीप की तरफ देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखते ही कुलदीप वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो लड़की भी अपनी जगह पर ही खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते चले गए। अगले ही पल कुलदीप की गर्दन उस बच्चे के हाथ में थी। धीरे धीरे सिकंजा फंसते जा रहा था। कुलदीप की आंखों के सामने सब अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे कुलदीप बेहोश हो गया। जब कुलदीप की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके मानसिक पटल पर ताजा था। परंतु उसे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुलदीप जब नींद से उठा तो उसके एक दोस्त जिसका नाम सागर था, उसका फोन आया। कुलदीप फोन उठाता है। सागर कहता है, अरे कुलदीप, आज मूवी देखने चलेगा क्या? कुलदीप ने कहा, कौन सी मूवी? सागर ने कहा,
अरे बहुत ही जबरदस्त भूतिया फिल्म है और आज रात का ही शो है। कुलदीप ने कहा, लेकिन रात को वो भी हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? तभी सागर से फोन लपकता हुआ सुधीर बोलता है, अरे यार तू भी ना एक नंबर का डरपोक है, और वैसे भी मूवी देखने के लिए हम 4 लोग जा रहे हैं, तो डर किस बात का? कुलदीप कहता है, 4 कौन कौन? तभी सुधीर कहता है, मैं, तू, सागर और प्रतीक। चल अब आधे घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर पर आ रहे हैं, क्योंकि शो का टाइम रात को 12 बजे का है। कुलदीप ने कहा, ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार ही मिलूंगा। कुलदीप के डरने की वजह कुछ और ही थी। ये वही फिल्म थी जो कुलदीप ने अपने सपने में देखी थी। कुलदीप फोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह ही है, पर उसने उसे इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया। थोड़ी देर में ही चारों फिल्म देखने के लिए चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे। कुलदीप थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। उसकी वजह ये थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो कुलदीप ने अपने सपने में देखा था। चलते चलते कुलदीप को सपने वाली बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्तों को बताने के बारे में सोचा। उसने हिम्मत करके कहा, सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सभी रुककर कुलदीप की बात सुनने लगे। कुलदीप ने कहा, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर शायद तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सागर ने कहा, अरे कौन सी बात? अब बताएगा भी या सिर्फ पहेलियां ही बुझाता रहेगा? कुलदीप ने कहा, पहले ये बताओ कि क्या ये सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या कोई घटना घटित होने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि ये होने वाला है? सुधीर ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुलाई होने वाली है, और इस घटना का मुझे पूर्वानुमान है। सुधीर के इतना कहते ही कुलदीप को छोड़कर सभी ठहाके मार के हंसने लगे। काफी देर तक वो तीनों हंसते रहे, लेकिन जब उन तीनों ने देखा कि कुलदीप का मुंह लटका हुआ है, तो फिर सुधीर ने कहा, अच्छा ये बता कि तूने ऐसा क्या पहले देख लिया जो तो इतना परेशान है? कुलदीप ने बताया कि वो इस मूवी के अधिकतर भाग को आज अपने सपने में ही देख चुका था। उसकी बात सुनकर प्रतीक बोला, अरे यार इस बात में इत्तेफाक कहाँ, अगर ऐसा ही था तो हमें फोन पर ही बता देता, हम लोग भी आज सपने में ही मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। प्रतीक की बात सुनकर दोबारा वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे, और तभी अचानक रास्ते में वही शमशान घाट आ गया। तभी प्रतीक ने कहा, अच्छा सुन, ये वही शमशान है ना जो तेरे सपने में आया था? ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। तभी सागर ने कुलदीप से कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फोटोज लेते हैं, और वो फोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। ये सुनते ही सुधीर भी उत्सुक हो गया और कहने लगा, सही कहा, काफी दिनों से कोई ग्रुप फोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप की प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह की यादगार फोटो तो हो ही नहीं सकती। कुलदीप इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं वो सपने वाली बात अभी भी चल रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। पर उसके दोस्त उसे जबरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फोटो ली और सभी अपने घर चले गए। अगले दिन प्रतीक ने अपने सारे दोस्तों को फोटोज देखने के लिए अपने घर पर बुलाया। सभी लोग फोटो देख ही रहे थे तो उनमें से किसी एक ने कहा, अरे कुलदीप, ये तुम्हारी फोटो में खड़ी ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही कुलदीप ने झट से वो फोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी है। फोटो में ये वही लड़की थी जो कुलदीप ने अपने सपने में देखी थी। कुलदीप का सपना सच हो चुका था। किसी को उस फोटो को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से कुलदीप की तरफ देख रहे थे। तभी सागर ने कहा, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। तभी प्रतीक ने कहा, भाई तेरे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वो अब हम सबके सामने है, उसे झुठलाना इतना आसान भी नहीं है। तभी सुधीर ने कहा, नहीं, मैं भी इस इत्तेफाक से सहमति नहीं रखता। सागर सही तो कह रहा है, ये भी तो हो सकता है कि तुमने और कुलदीप ने मिलकर ये जानबूझकर किया हो। तभी सागर ने कहा, सही कहा यार, आजकल इतने एप्लीकेशन, इतने सॉफ्टवेयर है, कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूँ। कुलदीप ने कहा, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से आखिर हमें मिलेगा क्या? तभी सुधीर ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इस फोटो से तुम्हारी सपने वाली बात
और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सच नहीं मान सकता। कुलदीप ने कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों आज 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान में जाकर खुद अपनी फोटो लेकर आओ, फिर हमें सुबह दिखाओ। जो भी सच होगा वो आईने की तरह हमारे सबके सामने होगा। तभी प्रतीक ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, क्या कहते हो तुम दोनों? उन दोनों की बात सुनकर दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर कुछ हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसी ठंड में, वो भी रात के 12 बजे के बाद, ऐसी वीरान जगह जाना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। कुलदीप ने कहा, क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्तों, नहीं जाना क्या? डर लग रहा है? तभी सुधीर ने कहा, नहीं नहीं, डरने वाली कौन सी बात है, मैं और सागर आज रात को ही वहाँ जाकर फोटो लेंगे और अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ये कहकर सभी अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात के तय वक्त पर सागर और सुधीर शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े थे। घड़ी 12:30 की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ वही विशाल काय पीपल का पेड़ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी पेड़ के नीचे कुछ 8-10 छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफी समय से वहाँ पड़े होने की वजह से टूटे हुए थे। अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनते ही दोनों एकदम सहम से जाते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी कोई नजर नहीं आता। तभी सागर कहता है, अरे हो ना हो, ये सब ना हमें डराने की चाल है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उन दोनों की ही करतूत है। तभी सुधीर ने कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है, चल आज उन लोगों को ऐसा मजा चखाते हैं ना कि जिंदगी भर भूत प्रेत आत्माओं का नाम लेने पर भी थर थर कांपेंगे। दोनों गुस्से से उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी अचानक सागर का पांव किसी चीज से टकरा जाता है। तभी सुधीर ने कहा, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है, इसे लोग जादू टोना करने के बाद वीरान जगह पर छोड़ देते हैं और जिस इंसान से ये टूट जाता है या जो भी इसे छूने की कोशिश करता है, वहीं से उस इंसान का बुरा काल शुरू हो जाता है। सागर ने कहा, यार ये सारी क्या बकवास कर रहा है? देख, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो ये मटका उठाकर तेरे सिर पर ही मार दूंगा। ये सुनते ही दोनों हंसने लगे। उनके उस हंसी से वो वीरान जगह उनके ठहाकों से गूंज उठी। थोड़ी देर बाद शांति होने के बाद दोनों जब पीपल के पेड़ के पीछे जा पहुंचते हैं, अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है तो उनके दिल की धड़कनें रुक जाती है। सामने उसी विशाल काय वृक्ष के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफेद फ्रॉक में बैठी रो रही थी। ठीक वैसे ही उस दिन की तरह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर नीचे बैठकर रो रही थी। तभी सागर ने कहा, अरे बेटा, तुम अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? सुधीर ने कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस जगह पर कैसे आई? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सागर आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे भी कुलदीप की तरह उस दिन जैसा ठंडक का एहसास होता है और झटके के साथ उसका हाथ पीछे हट जाता है। तभी सुधीर ने कहा, अरे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तूने? तभी सागर ने कहा, अरे यार, इसका बदन तो बर्फ की सीली की तरह एकदम ठंडा है। सुधीर ने कहा, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में बिना स्वेटर के किसी की भी कुल्फी जम जाएगी, और फिर ये तो एकदम छोटी सी बच्ची है यार। सागर ने कहा, हाँ तो शायद ठीक ही कह रहा है, चल इसे तू अपना जैकेट निकाल कर दे दे। तूने तो अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है, फिर इसको इसके माता पिता के पास छोड़कर वापस ले लेना। ये सुनते ही सुधीर अपना जैकेट निकाल कर देने लगा तो वो रोती हुई बच्ची एकदम से शांत होते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। सुधीर ने कहा, क्या तुम इंसान नहीं हो जो ठंड नहीं लगती? ये सुनते ही वो बच्ची बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो? सागर ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते ही अपने चेहरे से हाथों को उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे इस जगह छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने ये डिसाइड किया कि इस वीराने में काफी समय से अकेले रहने की वजह से उनका ये हाल हो रहा है। दोनों ने हिम्मत करके एक साथ कहा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है।
वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे उस तरफ ले चलते हैं। तभी सागर कहता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची कहती है, यहाँ कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझे बार बार बेटा मत बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी सुधीर कहता है, देखो फिर भी अगर तुम्हें बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह लेटे हुए हैं, लेटने से पहले सोना कहकर बुलाते थे। ये कहते हुए उस बच्ची ने सामने 2 पुरानी कब्र की तरफ इशारा कर दिया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर से खराब होने लगी। अब डर धीरे धीरे उन दोनों पर हावी होने लगा था। तभी सुधीर ने कहा, हे भगवान, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम इस वीरान जगह में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची ये सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो, इससे पहले कि मेरे पापा की यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो। फटाफट फोटो ले लो और निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते ही दोनों कांपने लगते हैं। उनके माथे पर भय के मारे पसीने की बूंदें आने लगती है। उन दोनों को अब ये पता चल चुका था कि मजाक मजाक में ही उन दोनों ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वो बच्ची टकटकी लगाकर बस उन दोनों को देखे जा रही थी। सुधीर ने हिम्मत करते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ जो अपना नाम सोना बता रही थी, उसके साथ तीनों की सेल्फी लेने लगा। जैसे ही उसने कैमरे को ओपन किया, उसके हाथ थर थर कांपने लगे। सागर की नजरें जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि मोबाइल की स्क्रीन पर सागर और सुधीर ही दिख रहे थे और वो बच्ची तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही सुधीर ने हिम्मत करके फोटो क्लिक की और दोनों ने जब अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वो बच्ची उन दोनों के बीच में ही खड़ी थी और दोनों को देखकर एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों के दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तो दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे को आसपास लेटे हुए देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन दोनों को कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा बुखार रहता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो प्रतीक और कुलदीप दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। जवाब में सुधीर कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाता हुआ कुलदीप के हाथ में थमा देता है। कुलदीप की नजर जैसे ही उस रात शमशान वाली फोटो पर पड़ती है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। ये देखते ही प्रतीक उसके हाथ से मोबाइल लपक कर देखता है कि उस फोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे 2 बड़ी और पुरानी कब्र है और ठीक उन्हीं 2 कब्रों के बीच एक छोटा सा कब्र भी मौजूद है जिस पर ये लिखा हुआ था, हमारी सोना बिटिया, तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा हो और हमेशा हमारे साथ मौजूद रहोगी। आज भी वो चारों जब उस फोटो को देखते हैं तो उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत टूर करना पड़ता था। मार्च महीने के दिन थे, दोपहर का वक्त था और तेज गर्मी से मेरा बुरा हाल था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का। उस दिन उन्होंने बिजली भी काट रखी थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मेरा खराब मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हाल खराब किए जा रही थी और ऊपर से ये ढेर सारा काम। मार्च का महीना, टारगेट चेजिंग। एक सेल्समैन की जिंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई मुझसे आकर पूछे। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे पक्का विश्वास था कि ये जरूर मेरे बॉस का ही फोन होगा, मुझे कोई न कोई काम दे रहा होगा। खैर बड़े ही अनमने मन से मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो, दिस इज प्रकाश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज आई, प्रकाश, तुम आज के आज ही टिटलागढ़ में जाकर वहाँ के स्टील प्लांट में परचेज ऑफिसर से मिलो। मैं फैक्स भेज रहा हूँ, सारी डिटेल्स उसी में है। मैंने मिमियाते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाऊँ क्या?
बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूंगा, गो गेट इट डन एंड रिपोर्ट मी सून। फोन कट हो गया और मेरा दिमाग और खराब हो गया। कुछ दोस्तों को फोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो है ट्रेन से। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से दुर्ग से विशाखापट्टनम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँचाती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और उस परचेज ऑफिसर की डिटेल्स भी दी गई थी और उस कंपनी की जरूरत की इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स भी दी गई थी। पढ़कर लग रहा था कि ये तो 100% सेल्स है। मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता, ये तो खुशी की बात थी। मैंने जाने का फैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन में फोन करके ट्रेन की बाबत मैंने पता किया तो एक ट्रेन थोड़ी ही देर बाद थी जो कि मुझे दुर्ग शाम 5 बजे तक पहुंचा सकती थी। फिर वहां से शाम को 7 बजे दूसरी गाड़ी, मतलब मुझे अभी ही निकलना होगा। यही सोचकर मैंने सारी पैकिंग कर ली और मैं स्टेशन निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को बस कहीं न कहीं हमेशा जाना ही होता है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। टिकट लेकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट कलेक्टर बाबू आए तो उन्हें खुशामद करके एक रिजर्वेशन की बर्थ ले ली और उस पर पसर कर सो गया, ये सोचकर कि क्या पता रात को नींद मिले या नहीं। थोड़ी देर बाद ही किसी ने मुझे उठाया, बाबूजी आपका स्टेशन आ गया। बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। खैर मैं बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम 7 बजे निकलेगी। मैंने घड़ी देखी तो करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने ये सोचा कि पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, अभी कुछ खा पी लेता हूँ। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में बैठकर मैंने दाल रोटी खा ली और 1 ग्लास लस्सी पी ली। पेट भर गया था। रात के लिए मैंने एक टिफिन बनवा लिया और एक थम्स अप की बोतल अपने साथ ले ली। आधा मैंने पी लिया और आधा अपने पास रख लिया। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर मैं जाकर बैठ गया। ट्रेन को आने में अभी समय था, सोचा एक किताब खरीद लेता हूँ। वहाँ बुक स्टॉल में देखा तो नई कहानियाँ आई हुई थी और एक ड्रैकुला की बुक भी थी। मैंने दोनों ले ली। उस वक्त इस तरह की कहानियाँ बड़ी चलती थी। ड्रैकुला मैंने कभी पढ़ा नहीं था लेकिन दोस्तों से बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए मैंने उसे भी खरीद लिया। मैंने सोचा कि बैठे बैठे टाइम पास हो जाएगा। खैर थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ सवार हो गया। मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा और एक खिड़की की सीट हथिया ली। पूरी ट्रेन लोगों से, खाने पीने की चीजों से और अलग अलग आवाजों से भर गई। भारत की रेलगाड़ियाँ और उनका सफर। खैर ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्स अप की बोतल से चुस्कियाँ लेना शुरू कर दिया और कहानियों को पढ़ने लगा। मुझे इस तरह की भूत प्रेत की कहानियाँ और फिल्में देखना बहुत पसंद था। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद मैंने देखा तो रात हो चली थी। ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर आधे नींद में थे और कुछ सो ही गए थे। कुछ लोग बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी तो रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बैग में से अपना टिफिन निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये टिफिन मैंने दुर्ग में ढाबे से बंधवा लिया था। खाने के बाद फिर धीरे धीरे चुस्कियाँ लेते हुए अब मैं ड्रैकुला की किताब पढ़ने लगा। ये जबरदस्त नॉवेल थी। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था। आसपास के मुसाफिरों से पूछा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतजार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था और नाम से ही कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था, टिटलागढ़। भला ये भी कोई नाम होता है? खैर अपने देश में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, गाँवों के भी और शहरों के भी। करीब 2:15 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। मैंने सोचा अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूंगा। स्टेशन में एक टीटी दिखाई दिया। उससे पूछा, यहाँ कोई होटल है आसपास? उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा? आप तो यही वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है कि मैं कोशिश कर ही लूं होटल ढूंढने की। रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन का काम कुछ बेहतर हो जाता है। मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो देखा मरकट जैसा सन्नाटा था। दिन में गर्मी का मौसम और अब सर्दी लग रही थी। कुछ तेज हवा भी रह रह कर बह जा रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार सा पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की।
थोड़ी दूर पर मुझे अचानक एक तांगा वाला नजर आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो एक बहुत पुराना तांगे वाला था। एक मरियल सा घोड़ा बंधा हुआ था उसके साथ, जो हिल भी नहीं रहा था। और तांगे वाला वो तो पूरी तरह से एक कंबल में बंद होकर मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मुझे इस पूरे माहौल में उस ड्रैकुला की याद आ रही थी। उसने भी कहानी की नायिका को लेने के लिए कुछ ऐसा ही तांगा भेजा था। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे रीढ़ की हड्डी में। मैंने जोर लगाकर उस तांगे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा दोगे क्या? तांगे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था, सफेद सा था या उसकी दाढ़ी थी, पता नहीं क्या, पर मैं असहज उठा उसे देखकर। मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध कहाँ की है, पर वो कुछ जानी पहचानी सी गंध थी। उसने एक धीमी सी आवाज में कहा, यहाँ कोई होटल अभी नहीं मिलेगा बाबूजी। आज तो आप वेटिंग रूम में ही आराम कर लो, कल आप यहीं तैयार हो जाना, मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूंगा। मैं एकदम से चकित हो गया और मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्लांट जाना है? उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ सब प्लांट जाने के लिए तो आते हैं बाबूजी। उसकी हंसी मुझे रात के उस वक्त उस बियाबन जगह में बहुत भयानक सी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभर गई। मेरे दिमाग में फिर से वही ड्रैकुला आने लगा। मैं पलटकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने डरते हुए मन को समझाया, यार प्रकाश, ये सब ना यहाँ का माहौल और जो कुछ भी तू सोच रहा है, ये सब किताबों का असर है। शांत रह, ऐसा वैसा कुछ भी मत सोच, और डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं कई सालों से सेल्समैन की तरह सफर करता आ रहा हूँ, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैं स्टेशन के भीतर घुसते हुए जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो तांगे वाला अब नहीं था। कमाल है, मुझे उसके जाने की कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी, ना ही घोड़े की टाप, ना ही कोई आवाज। पता नहीं, मैंने सोचा कि शायद अब मुझे नींद आ रही है, रात भी बहुत हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया। पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। एक पीला कलर का बल्ब जल रहा था। एक बेंच थी, उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी और साथ में 2 जवान बच्चे थे। मुझे आया देखकर सबने मेरी तरफ देखा। फिर नीचे बैठी बूढ़ी औरत और उन दोनों बच्चों ने उस बूढ़े की तरफ देखा। उस बूढ़े ने धीमी सी आवाज में कुछ कहा और फिर मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, आओ यहाँ बैठिए। मैं बहुत अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे उस वक्त डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन क्या, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा, बस प्रकाश यार, कुछ घंटों की बात है, यहाँ इस वेटिंग रूम में गुजार ले, कल अपना काम खत्म करके वापस तो चलना ही है। मैं उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल में अचानक बहुत ज्यादा ठंड आ गई थी। मैं भी यही सोच रहा था कि मार्च के महीने में इतनी ठंड। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ का मौसम कुछ अजीब है ना, मार्च में भी ठंड लग रही है। बूढ़े आदमी ने खरखराती हुई आवाज में कहा, बाबूजी, ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उस बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो? मैं चौंक गया और मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं पहली बार उसका चेहरा देख रहा था। बूढ़ा सा आदमी, बहुत सारी झुर्रियां, एक अजीब सा सफेदी का रंग चेहरे पर। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? उस बूढ़े ने हंसकर कहा, यहाँ सब उसी के लिए आते हैं। मुझे फिर से बहुत तेजी से वो गंध आने लगी। मुझे लगा, हे भगवान, इस गंध से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने फिर उनसे कहा, आप लोग कौन हैं और कहाँ जाने वाले हैं? ये सुनकर चारों ने एक साथ मुझे देखा। उन चारों की आंखों में एक चमक आ गई। मैं सकपका कर बैठ गया। यही चमक
मुझे उस तांगे वाले की आंखों में भी दिखी थी। बूढ़े ने कहा, हम तो यहीं के हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे। मैं असहज हो रहा था। मैंने अपने बैग से बचा हुआ कोल्ड ड्रिंक निकाला और उसे पीने लगा। सिगरेट का एक पैकेट निकालकर बाहर आने की कोशिश की। मुझे लगा कि मुझे शायद नींद आ रही है। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आपके पास माचिस है? ये सुनकर चारों एकदम से डर गए। बूढ़े ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम माचिस नहीं रखते। मैं वेटिंग रूम के बाहर आ गया। अब कोई गंध नहीं आ रही थी। मैंने एक फैसला किया कि अब मैं बाहर ही रुकूंगा। मैंने घड़ी देखी, करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया, बस यार कुछ देर और। मैंने बैग में टटोला तो एक पुरानी माचिस मिल गई। मैंने सिगरेट सुलगाया और पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने पीछे देखा तो मैं ठगा सा खड़ा रह गया। चारों मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे। मैं सकपका गया और फिर से सिगरेट पीने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चारों वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी सिगरेट खत्म हो चली थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और फिर मैंने देखा तो उन चारों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नींद के झोंके भी आ रहे थे। मेरी आंखें भी रह रहकर मूंद जाती थी। अचानक किसी ने मेरी बाह पकड़कर खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि वो बूढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैंने घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा, जाओ बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वही फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक मैंने करवट बदली तो देखा वही बूढ़ा आदमी मेरे पास में खड़ा था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? मुझे लगने लगा कि वो लोग चोरों की टोली है जो मेरे बैग को मुझसे छीनना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा, मैं यहीं सो जाऊंगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं स्टेशन मास्टर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी पहुंचा दी। वो एक सर्द मुस्कुराहट थी। मुझे वो गंध फिर से आने लगी और वो चला गया। उसके जाते ही मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद किसी गाड़ी की आवाज ने मुझे उठा दिया। देखा तो सुबह हो चुकी थी। रात के बारे में जब सोच रहा था तो मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मैं भी ना खामखा डर रहा था। लगता है मुझ पर उस ड्रैकुला वाली किताब का असर हो गया होगा। मैंने समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। सोचा कि यही वेटिंग रूम में तैयार हो जाता हूँ और फिर स्टील प्लांट जाकर शाम की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। एक दिन के होटल के पैसे भी बच जाएंगे और इस भूतिया अजीब सी जगह से पीछा भी छूट जाएगा। मैं वापस वेटिंग रूम में गया। देखा तो बहुत से लोगों से वेटिंग रूम भरा हुआ था। कुछ अच्छा लगा पहली बार इतनी भीड़ को देखकर। उस बूढ़े को ढूंढने की देखने की इच्छा तो हुई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैं तैयार हुआ, बाहर निकला। सोचा चाय नाश्ता करके सीधा प्लांट चला जाऊंगा। चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले से मैंने चाय के लिए कहा। इतने में मुझे पीछे से एक आवाज आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी? ये आवाज सुनकर मेरे जहन को झटका लगा। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वही बूढ़ा बूढ़ी और वो दोनों बच्चे थे। दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अचानक वही तेज गंध फिर से आने लगी। मैंने गौर से उन सब को देखा। उन सब के चेहरे थोड़े सफेद से नजर आ रहे थे। सबकी आंखों में वही चमक जो उस तांगे वाले की आंखों में थी। उस तांगे वाले की मुझे याद आ गई। स्टेशन के उस पार जब मैंने देखा तो उसे लैंप पोस्ट के पास वो खड़ा था और मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने फिर गौर से उस बूढ़े की ओर देखा। मुझे लगा बेचारा बहुत ही गरीब है, कुछ मदद कर ही देनी चाहिए। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए क्या बाबा? उस बूढ़े ने कहा, नहीं, सिर्फ चाय पिला दो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुमसे ही मांग रहा हूँ। ये सुनकर मुझे दया आ गई। मैंने सोचा मैं खामखा ही इन लोगों के बारे में उल्टा फुल्टा कुछ भी सोच रहा हूँ। मैंने चाय वाले से कहा, भाई इन चारों को भी चाय पिला दो। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और पूछा,
किन चारों को बाबूजी? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों फिर से गायब थे। अब तो मेरा दिमाग फिरने लगा था। पहली बार अब मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मैंने चारों तरफ देखा। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा एक पुराना दोस्त बाहर निकल रहा था। मैंने उसे आवाज दी, धीरज इधर आ, मैं प्रकाश हूँ नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और पूछा, अरे तू यहाँ कैसे? मैंने कहा, अरे यार स्टील प्लांट में परचेज में मिलने आया हूँ। वो बोला, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ में। मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था, ना वो बूढ़ा, ना ही उस बूढ़े का परिवार और ना ही वो तांगे वाला। धीरज से बस मेरी बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और अपने अपने बिजनेस के लिए लड़ते रहते थे। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना अपना काम किया। मुझे ऑर्डर मिल गया और धीरज को भी। हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था, मैं भी वहीं से गाड़ी बदलकर नागपुर चला जाऊंगा, ऐसा ही मैंने सोचा। हम दोनों को ही अपने ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए हमने सोचा कि मार्च के आखिरी बिजनेस को सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। हम एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाने पीने में लग गए। रात के करीब 12 बजे हमारी ट्रेन थी। हम 11 बजे पहुंचे स्टेशन पर और अपनी टिकट लेकर इंतजार करने लगे प्लेटफॉर्म पर। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा अपने परिवार और उस तांगे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैंने जब अपने बगल में देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को देखा, वो अजीब सी हंसी हंसा और मुझसे कहने लगा, जा रहे हो बाबूजी? हमारे साथ थोड़ी देर और समय बिता लेते। मैंने कहा, देखो तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोल दो ना, मैं दे देता हूँ, पर मेरा पीछा छोड़ दो। उस बूढ़े ने कहा, हमें पैसे नहीं, आप चाहिए बाबूजी। आप बड़े अच्छे लगने लगे हो हमें, तुम तो हमारे बेटे की उम्र के हो। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने उस बूढ़े को अपने साथ बैठने को कहा, उसी बेंच पर जहाँ मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वो चारों और वो तांगे वाला सभी रोने लगे थे। उस बूढ़े ने मेरा हाथ थामा। हे भगवान, इतना ठंडा हाथ था उसका। मुझे एक सिहरन सी दौड़ गई। एक तो वो अजीब सी गंध और ऊपर से इसका इतना ठंडा हाथ और फिर उन सबका रोना। मेरे दिमाग में तो अजीब अजीब बातें आने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक मेरी आंखें मुंदियाने लगी। अचानक ही गाड़ी के आने की आवाज आई। मेरा दोस्त हड़बड़ा कर उठा और मुझे बोला, अरे चल चल ट्रेन आ गई। मैं भी हड़बड़ा कर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में मैं इन सबको भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मेरा दोस्त चढ़ गया ट्रेन में। मैं चढ़ने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, बेटा जा रहे हो हमें छोड़कर? मुझे फिर से अजीब सा लगा। मैंने कुछ सोचा और फिर जबरदस्ती उस बूढ़े के हाथ में कुछ रुपए रख दिए और झुककर उस बूढ़े के पैर छूने चाहे, लेकिन मैंने देखा कि वो बूढ़ा मुड़ गया था। उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैं सिर उठाकर कहने लगा, बाबा पैर तो छूने दो। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो उनका चेहरा मेरी ही तरफ था और जब मैंने नीचे देखा तो पैर उल्टी तरफ थे। मुझे इतना गहरा झटका लगा और मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। आंखें खुली तो मेरा दोस्त धीरज था। मैं गाड़ी में लेटा था और गाड़ी चल रही थी। धीरज ने कहा, अरे क्या हुआ तुझे? अचानक से बेहोश क्यों हो गया? और तू भूत भूत क्यों चिल्ला रहा था? पागल हो गया है क्या? तभी मैं दोबारा चिल्लाने लगा, नहीं वो लोग भूत थे, मैंने आत्मा को देखा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? इस दुनिया में भूत आत्माएं जैसी कोई चीजें नहीं होती, ये सब बेकार की बात है, तू ना वापस सो जा। मैं फिर से सो गया, या यूँ कहो कि बेहोश हो गया। बहुत जोर जोर की आवाज सी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा तो कोई स्टेशन था। धीरज पहले ही उठ गया था और मुझे देखकर कहने लगा, उठ जा प्रकाश, सुबह हो गई है। मैंने पूछा, अरे यार ये कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तू यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले नागपुर के लिए। चल मैं तुझे बिठा देता हूँ।
हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। धीरज जाकर टिकट, अखबार और चाय ले आया। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कल का ही असर था। धीरज ने टीटी से बात करके एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और धीरज चला गया। मैंने चाय पी और अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुक गई। मेरी सांसें अटक कर रह गई। उस खबर में उस बूढ़े के परिवार का फोटो उस तांगे वाले के साथ था। जल्दी जल्दी मैंने खबर पढ़ी तो मैं सन्न रह गया। वो पूरा परिवार उस तांगे वाले के साथ टिटलागढ़ के पास एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मारे जा चुके थे और सबकी लाशें मिल गई थी, लेकिन उसके तीसरे बेटे की लाश अब तक नहीं मिली थी। मैंने जब उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसके बेटे का भी एक फोटो दिया हुआ था जिसकी लाश अब तक नहीं मिली थी और उसका चेहरा हूबहू मुझसे मिलता था। मैं सिहर कर रह गया। मैं पत्थर सा बना बस बैठा रहा। तो क्या मैंने उन आत्माओं के साथ टिटलागढ़ की रात काटी थी? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है जो उस वक्त मुझे आ रही थी। वो सफेद चेहरे लाशों के होते हैं, वो चमकीली आंखें आत्माओं की होती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा और मैं डर के मारे कांप रहा था। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और मैं बस कांपते जा रहा था। मेरी हालत देखकर किसी ने मुझे पानी पिलाया। मेरी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक भिखारी भीख मांगने आया अपने साथियों के साथ। मैंने बस यूं ही उस पर नजर डाली तो मैंने देखा वही बूढ़ा आदमी अपने परिवार और तांगे वाले के साथ था। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक रही थी और मैं फिर से बेहोश हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है। उस जमाने की जब एका और बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक एका चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है। करीम मियाँ सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं। सवारी मिली तो ठीक है, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एका मोड़ ही रहे थे कि आवाज आई, ए एका वाले चलोगे? करीम मियाँ ने देखा 2 बुजुर्ग मौलाना सफेद कुर्ता पजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे क्या? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, चलोगे? चलूंगा हुजूर, रात काफी हो चुकी है। भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुँच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतजार करने के लिए कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक के पास पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और वापस ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की जरूरत नहीं, ये पूरा तुम्हारा है और रोज तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करता और हर रोज उसे 100 का नोट मिल जाता।
पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में जाकर शिकायत कर दी। थाने के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियां को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो वो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूंगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाने पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें तो झपकी आ गई थी, आँख खुली तो पता नहीं कैसे वो कहाँ चले गए, लेकिन चाबी तो मेरे पास थी और ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और रोज 100 रुपया दे देते थे। तुम पागल हो क्या? वो कोई जिन या भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता था, लेकिन वो मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। लेकिन उस दिन के बाद से दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने उन्हें थप्पड़ मारा, अजीब अजीब भयानक साए उन्हें नजर आने लगे और एक दिन दरोगा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। करीम मियां काफी दिनों तक उसी चौराहे पर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो मौलाना दोबारा कभी नजर नहीं आए और दरोगा की भी मौत हो गई। तो क्या वो मौलाना सच में कोई जिन या भूत थे? किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।